निखिल नाम का लड़का एक शादी में जाने की तैयारी करता है। शादी में जाने के लिए अपनी ड्रेस देख रहा है अलमारी में, लेकिन उसका शादी में जाने का मन नहीं है। मन क्यों नहीं है? क्योंकि 4 साल पहले उसका डिवोर्स हो जाता है, तो अब किसी भी ब्याह शादी में निखिल का मन नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, शादी में तो जाना ज़रूर है। दोस्त की शादी है, अगर नहीं जाएगा तो दोस्त ताने मारेगा। अब निखिल नहा धोकर उस शादी में जाता है और वहाँ पर जाकर खाना खाने लगता है। खाने की प्लेट हाथ में लेता है और कुछ खाना उसमें डालता है। तभी उसकी नज़रें एक लड़की पर पड़ती हैं, एक लड़की जिसने सिंपल सा लहंगा पहन रखा है और वो उस शादी की साज सजावट देख रही है कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी है। उसकी जुल्फ़ें उड़ रही हैं, तो निखिल देखकर एकदम से मोहित हो जाता है उस लड़की पर और बस उसे ही देखता रहता है। एक टक उसे ही देखता रहता है। तभी निखिल के सामने वो लड़की आती है, तो निखिल उससे कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, और घुटनों पर उसके सामने बैठ जाता है। लड़की कहती है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं थी दोस्तों, जिस लड़की से उसका 4 साल पहले डिवोर्स हुआ था, वही पत्नी आज निखिल को एक गर्लफ्रेंड की तरह दिखाई देती है और निखिल को उससे दोबारा प्यार हो जाता है। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो एक पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो गए। दूर होने के बाद भी दोनों के अंदर एक तूफान सा, एक बात ऐसी थी कि एक दूसरे से शेयर करना चाहते थे। अगर ये सब चीज़ें हमें जाननी है ना, तो हमें 5 साल पीछे जाना होगा निखिल और रेखा की ज़िंदगी में। अब 5 साल पीछे चलते हैं। 5 साल पहले निखिल और रेखा की शादी तय होती है। शादी अरेंज मैरिज होती है और रेखा अपने बहुत सारे सपने आंखों में लेकर निखिल के घर पे आती है। निखिल अपने घर का एक लौता बेटा था। ना ही तो निखिल की कोई बहन थी और ना ही निखिल का कोई भाई था, बस माँ बाप और निखिल थे। रेखा अपने सपनों को लेकर उस घर में प्रवेश होती है और अपने सपनों की ज़िंदगी जीने लगती है। लेकिन शादी के बाद रेखा को पता चलता है कि उसके पति में एक कमी है। कमी क्या थी कि उसका पति महीने या 2 महीने में शराब पी लिया करता है। रेखा सोचती है कि कोई बात नहीं है, पी रहे हैं तो महीने 2 महीने में लेते हैं, रोज़ तो नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर बिगड़ती है कि जो निखिल होता है वो अब तीसरे दिन, दूसरे दिन और रोज़ का काम उसका शुरू हो जाता है। रेखा बात को खूब संभालने की कोशिश करती है, अपने पति को समझाने की पूरी जी तोड़ कोशिश करती है, लेकिन पति नहीं समझता है और यहाँ पर बात बिगड़ती नज़र आती है। जब निखिल रोज़ शराब का सेवन करता है, नशे में टन आता है, तो घर में कुछ अजीब अजीब बातें करता है, पैर इधर उधर पड़ते हैं, तो वो रेखा को ही संभालना पड़ता है। दोस्तों, समय किसी के लिए ही नहीं रुकता। यहाँ पर रेखा अब गर्भवती हो जाती है और उसके पेट में एक बच्चा आ जाता है। अब एक दिन शाम को जो निखिल होता है वो शराब का सेवन कर कर दरवाजे की बेल बजाता है, तो रेखा दरवाज़ा खोलती है क्योंकि वो निखिल को रोज़ संभालती है। कंधे पर हाथ रखकर जब अपने पति को रेखा अंदर लाती है, तो वो उस पति के साथ ही फिसल कर ज़मीन पर गिर जाती है, जिससे उसका बच्चा पेट में ही ख़त्म हो जाता है और रेखा यहाँ पर बेहोश हो जाती है। सास ससुर रेखा को संभालते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होता है और डॉक्टर कह देते हैं कि बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। रेखा बहुत रोती है, विलाप करती है और अपने पति से कहती है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के तुम जिम्मेदार हो। तुम मेरे बच्चे को खा गए, तुमने नहीं देखा कि मैं पेट से हूँ, किस तरह से घर में रहना चाहिए। और फिर वही सब बातें हो जाती हैं कि तुम कब सुधरोगे, कब इस शराब को छोड़ोगे। यहाँ पर निखिल 2-4 दिन तो सही से रहता है और निखिल का फिर वही रूटीन हो जाता है। घर में रोज़ इन बातों पर कलेश होता है, लेकिन निखिल बाज नहीं आता है। दोस्तों, दोबारा से जो रेखा होती है गर्भवती हो जाती है और इस बार भी रेखा का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहता है, क्योंकि निखिल जो शराब के नशे में टन रहता है, अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखता है खाने पीने की चीज़ों से, तो कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से उसका अपने आप ही मिसकैरेज हो जाता है। यहाँ पर जब रेखा का दूसरा बच्चा नहीं रहता है, तो रेखा जिसका अभी अभी मिसकैरेज हुआ है, वो बेड से खड़ी हो उठती है। उसके पास ही उसका पति निखिल बैठा है। वो अब कहती है कि तुम मेरी एक बात सुनो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा है और मैं अब बिल्कुल तुम्हारे साथ जीवन नहीं गुजार सकती। तुम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। घर में जब
विवाद होते हैं तो रेखा अपने माँ बाप से भी सभी बातें शेयर करती है और रेखा अब निखिल से अलग होने का फैसला ले लेती है और अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, दोनों की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच जाती है और कोर्ट इन दोनों का डिवोर्स कर देता है इनकी सहमति से और ये दोनों अलग हो जाते हैं। जज साहब कहते हैं निखिल को कि तुम्हें अपनी पत्नी को 10 लाख रुपए देने होंगे, तो निखिल 10 लाख रुपए राशि देने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 10 लाख रुपए रेखा नहीं लेती है। कहती है कि तुम इनको अच्छे से यूज़ करो और अब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि तुम हमेशा शराब का सेवन करते हो, घर में ही रहते हो, ऐसे गुजारा निखिल नहीं होगा। वो जाती जाती भी अपने पति को समझाती है और यहाँ पर रेखा अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने लगती है। अब दोस्तों, जब पति से अलग हो जाती है तो कोई ना कोई काम तो ऐसा चाहिए जिससे गुजारा हो और अपना भी मन लगा रहे। अब रेखा एक काम स्टार्ट करती है। ब्याह शादियों में सजावट का काम रेखा लेती है, डेकोरेट करना, शादी को अच्छी बनाना, क्योंकि जब मेहंदी, हल्दी, संगीत सभी अच्छे से निपट जाते हैं तो परिवार वालों को भी सुकून मिलता है। तो रेखा ये काम अपनाती है और रेखा सभी की शादी बहुत हसीन बना देती है। दोस्तों, रेखा छोटे से शुरुआत करती है। बड़े बड़े लोग अपनी शादियों का कॉन्ट्रैक्ट रेखा को देते हैं, सजावट का, संगीत का, मेहंदी का, और रेखा अब एक जाना माना नाम बन जाती है। जाना माना नाम बन जाती है और उस दिन भी रेखा निखिल की दोस्त की शादी में उस शादी को अच्छी बनाने के लिए आई थी, क्योंकि उस शादी में उस दिन मेहंदी का फंक्शन था। इधर जब निखिल रेखा से मिलता है तो वो हैरान हो जाता है कि जो पत्नी मेरे पास इतने दिन रही थी वो तब मुझे इतनी खूबसूरत नहीं लगी, लेकिन आज कितनी खूबसूरत लग रही है, बला की तरह। और अब वो दोनों ही उस शादी में मिलते हैं। रेखा उसे थोड़ा सा धमका देती है, कहती है कि कौन से पति, क्योंकि निखिल कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तो यहाँ पर रेखा कहती है कि नहीं, पति पत्नी का रिश्ता उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन मेरा तुम्हारा डिवोर्स हो गया। अब मैं यहाँ पर एक काम करने वाली हूँ और तुम ये शादी अटेंड करने के लिए आए हो, तुम्हारी दोस्त की शादी है, तो मेरा पीछा छोड़ो। जब निखिल रेखा के पीछे हो लेता है, अब रेखा अपना काम देखने लगती है। तो निखिल रेखा से रिक्वेस्ट करता है, मिन्नतें करता है कि रेखा 2 मिनट का टाइम दे दो, बस मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। रेखा कहती है कि क्या बात करनी है, लेकिन निखिल नहीं मानता है। तो उसकी कई बार कहने पर रेखा कहती है कुर्सी पर बैठते हुए कि हाँ बताओ क्या बात है, जो भी बात है अभी क्लियर करते हैं और अभी बात करो। तो निखिल बैठ जाता है और अपनी पत्नी को बस देखता ही रहता है कि कितनी खूबसूरत। तो रेखा कहती है क्या पहली बार देख रहे हो, जो मेरी ही तरफ देखते जा रहे हो? तो निखिल कहता है कि नहीं यार, सच बताऊं, बुरा मत मानना, हम दोनों भले ही अलग हो गए हों, लेकिन मुझे आज तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया। तो मुझे आज कितनी खूबसूरत लग रही हो। रेखा ये बात सुनती है तो थोड़ी सी शर्मा जाती है कि ये कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। अब बातचीत आगे चलती है। जैसे ही दोनों के बीच में बातें चल रही हैं, तभी कुछ लड़कियां आती हैं और रेखा का हाथ पकड़कर मेहंदी की तरफ ले जाती हैं, जहां पर सभी महिलाएं मेहंदी लगा रही हैं। वहां पर रेखा के हाथ पर मेहंदी लगाई जाती है तो कुछ लड़कियां कहती हैं कि दीदी, आपके पति का क्या नाम है, पहला अक्षर बता दीजिए, हम वो अक्षर लिख देंगे। तो रेखा कहती है कि नहीं, मेरा कोई पति नहीं है। तो निखिल यहाँ पर समझ जाता है कि रेखा ने अभी शादी नहीं की है। अब दोस्तों, क्या था जो निखिल सोच रहा था कि अब मैं रेखा को दोबारा से प्यार करूँगा और उसे इजहार करूँगा और अब की बार मैं उसे कोई भी दुख नहीं दूंगा। तो यहाँ पर तभी कुछ काम करने वाले रेखा को बुलाने के लिए आते हैं कि मैडम, हमें ये सामान नहीं मिल रहा, क्या आप बता सकती हैं? तो मैडम उठकर चलती है तो पीछे पीछे निखिल साहब चल देते हैं अपनी घरवाली को मनाने के लिए, और वो पीछे पीछे डोलते हैं। तो रेखा कहती है कि तुम चाहते क्या हो? तो निखिल कहता है कि मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस तुम्हें चाहता हूँ। अब निखिल एक स्टोर रूम से मैं अंदर जाती है और जैसे ही अंदर जाती है पीछे पीछे निखिल होता है, और रेखा जब राउंड होती घूमती है तो निखिल और उसकी टक्कर हो जाती है और रेखा यहाँ पर चिल्ला जाती है निखिल पर। तो यहाँ पर निखिल रेखा के पैर पकड़ लेता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, उस शादी में, उस मेहंदी के फंक्शन में इतने लोग थे जिनके सामने निखिल रेखा के पैर पकड़ता है, कहता है कि मुझसे गलती हो गई। कान अपने पकड़ता है और रेखा का एक हाथ हाथ में लेता है, एक हाथ में उसका खुद का कान है और कहता है रेखा, अब की बार माफ़ कर दो, दोबारा कभी भी जीवन में ऐसी गलती नहीं करूँगा और गलती मेरी है। मैंने
शराब का सेवन किया है, अपने घर को बर्बाद किया है। तुम्हें पता है माँ बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। रेखा जब ये बात सुनती है तो दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे, रेखा को बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर रेखा थोड़ी सी दुखी हो जाती है। तो यहाँ पर निखिल घुटनों पर बैठे हुए कहते हैं कि मेरी चांदनी, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। और मेरे किसी भी दोस्त को या किसी की भी मुझे कसम खब्बा लो, शराब को मैंने पिछले 2 साल से हाथ नहीं लगाया है। बस अब तुम अपना हाथ मेरे हाथों में दे दो। निखिल पूरी महफिल में अपनी पत्नी से जो डिवोर्स हुआ था उसके बाद अपनी पत्नी से प्यार का इजहार करता है। और यहाँ पर रेखा भी कहीं ना कहीं मन ही मन उसकी बात मान जाती है। और रेखा अपने घर वालों से पूछकर अब ये दोनों राजी हो जाते हैं। निखिल का दोस्त ढोल बजवाता है, खुशियाँ मनाता है और वहाँ पर एक मंडप की तैयारी की जाती है रेखा के ही लोगों द्वारा, क्योंकि रेखा ही वो सब कुछ देख रही थी। और दोनों की शादी उसी मंडप में कर दी जाती है। रेखा के माँ बाप को बुलाकर मेहंदी का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और निखिल और रेखा की शादी हो जाती है। दोस्तों, ये दुनिया की वो शादी थी जिसमें एक लड़के को 2 या 3 घंटे के अंदर एक लड़की से प्यार हो जाता है, और उस लड़की से जो 1 साल उसके साथ रहकर आई है, लेकिन अब उसको उससे प्यार हो जाता है। और ये दोनों ही बड़े ही हंसी खुशी अपने घर चले जाते हैं और वहीं से रेखा की विदाई हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। और ये जो कहानियाँ होती हैं ये हमें सीख देकर जाती हैं कि जिससे हमारा मिलना है ना, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता मिलने से, उससे मिलाव हमारा हो ही जाता है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।